सर। बिल्कुल गुड सही आ गुड रही मॉर्निंग। सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम सर। सभी आ गए हैं तो स्टार्ट करें क्लास को। कल हमने छोड़ा स्टार्ट रूल जो थे, चारों प्रकार की कबड्डी, जो हमारी नेशनल स्टाइल, इंडोर कबड्डी, बीच कबड्डी और सर्कल स्टाइल। ये पिछले 3 दिन में भाग भाग कर हमने ये तीनों के रूल एंड रेगुलेशंस हमने पढ़े। डिस्कस करने का टाइम नहीं था, पढ़े ही कह सकते हैं हम। मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रूल के बारे में बता सकूं, और कवर भी किए हैं हमने 3 दिन में ये सारे रूल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अभी सिग्नल्स। कबड्डी में सिग्नल्स कैसे दिए जाएं, कौन सा सिग्नल किस चीज के लिए होता है, आप सभी को पता है इसके बारे में, फिर भी रिवाइज करना जरूरी है। सबसे पहले हम जब मैच स्टार्ट करने से पहले जब दोनों टीमें आ जाती हैं तो दोनों टीमों के कैप्टन्स को बुलाया जाता है। आप प्रो कबड्डी में भी देख रहे हैं, आपने खुद खिलाए भी हैं, आप खेले भी हैं। रेफरी ग्राउंड के सेंटर में आकर विसल देता है जोर से, और दोनों तरफ के कैप्टन्स को बुलाता है, वो टीम कैप्टन्स कह के। वो दोनों टीम कैप्टन आ जाते हैं। उसके बाद वो उसका टॉस के लिए कॉइन दिखाता है। अगर भाई ये हेड है, ये टेल है, किसी भी एक कैप्टन को चॉइस मांगने के लिए बोलता है और टॉस स्पिन करता है। टॉस जो टीम जीतती है उसका चॉइस हमने बता दिया था। वो ग्राउंड भी ले सकता है, कोर्ट भी ले सकता है, या रेड भी मांग सकता है। सबसे पहला सिग्नल इसमें यही होता है, वो टीम कैप्टन्स का। रेफरी दोनों हाथों को बोथ साइड में बढ़ाकर और अंदर की तरफ उनको लेता है भी, आगे आने के लिए वो उनको बोलता है। टॉस हो जाता है। टॉस होने के बाद रेफरी की ही ड्यूटी है वो दोनों टीमों को बाय कॉलिंग ये करे। वो फर्स्ट 7 इन, जो फर्स्ट 7 इन मतलब जो सब्स्टिट्यूट हैं वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। पहले 7 खिलाड़ी जो होंगे वो आ जाएंगे। मैच स्टार्ट करने से पहले सभी को निर्धारित करना चाहिए, जो मैच स्टाफ है, मैच स्टाफ मींस मैच के टेक्निकल ऑफिशियल्स जो हैं, उनको देखना चाहिए, असिस्टेंट स्कोरर को भी, और रेफरी को अपने अंपायर्स की हेल्प से। अभी जो हमारे पास स्कोर शीट में प्लेयर्स आए हैं वो ही प्लेयर्स हैं, वही डेजिग्नेटेड जर्सी पहन रखी है या जर्सी बदली हुई है या प्लेयर बदला हुआ है, इसको इंश्योर करते हैं। उसके बाद टॉस करते हैं। टॉस के बाद फर्स्ट 7 इन और स्टार्ट ऑफ द मैच। स्टार्ट ऑफ द मैच का आपको पता है, पैरेलल टू द ग्राउंड हाथ सीधा रखते हैं और मुंह में विसल, और विसल लॉन्ग एंड शॉर्ट बजाते हुए हम उसको रेडर को रेड स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद रेफरी एक कदम पीछे हो जाते हैं या 1 मीटर पीछे हो जाते हैं, जैसा भी सिचुएशन होती है, और अंपायर्स डिसीजन देते हैं। उसके बाद ये 2 सिग्नल्स आपके सामने हो गए। तीसरा जैसे आउट ऑफ बाउंड होता है, कोहनी को मोड़कर दोनों हाथों को, आप जैसे मैं ये बताऊं आपको, ये हाथ हम ऐसे करेंगे, जो हथेली होंगी वो हमारी तरफ होंगी, और आउट ऑफ बाउंड का हम ये इशारा करेंगे, ये बाहर की तरफ, मीन्स जो रेडर है हमारा वो आउट ऑफ बाउंड चला गया है, उसका ये सिग्नल है। ब्रेकिंग ऑफ काइंट, आजकल इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि टाइम पहले नहीं था तो इसका प्रयोग होता था, बहुत ज्यादा होता था। अब जब 30 सेकंड रेड का टाइम कर दिया है, यदि इसमें मेन बात यह है, कोई भी रेडर रेड करते हुए यदि जीभ निकाल दे,
आप ये सभी समझ सकते हैं कि जीभ निकालने के बाद कोई भी रेडर कबड्डी नहीं बोल रहा होगा, जीभ निकली है तो। ऐसी स्थिति में उसको रेडर को आउट दिया जा सकता है। अदरवाइज कांट जो है ब्रेक का आजकल 30 सेकेंड टाइम होने के बाद कम से कम यूज हो गया है, और फिर भी इसका कांट ब्रेक काम करते हैं तो ऐसे उंगली ऐसे करके हाथ और हमारा जो गर्दन है, गर्दन के सामने हम इस हाथ को लेकर आएंगे, इसका मतलब कांट ब्रेक होगा। कॉलिंग द रेडर बैक, जैसे लेट कांट हो जाता है, डबल एंट्री हो जाती है, या रेडर ने रेड स्टार्ट कर दी, उससे पहले रेफरी ने सब्स्टिट्यूशन के लिए या टाइम आउट के लिए उसको परमिशन दे दी है कोचिज को, तो ऐसी स्थिति में यदि रेडर एंट्री कर भी जाता है तो उसको लॉन्ग छोटी छोटी विसल बजाकर हम उसको वापस बुलाते हैं। इसको कहते हैं हम कॉलिंग द रेडर बैक। एक सिग्नल हमारा आता है बोथ आउट। बोथ आउट में हम दोनों हाथ ऐसे ही उठाकर बोथ आउट करेंगे और हम 1 पॉइंट ईच 1 पॉइंट ईच बोलेंगे। इसमें सर सॉरी सर। हाँ सर। हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट ईच का मतलब दोनों टीम को एक एक पॉइंट, और हम यदि बोलते हैं ईच 1 पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक प्रत्येक को एक एक पॉइंट। यदि किसी में 7 हैं तो हम 7 पॉइंट नहीं देंगे, 1 पॉइंट ईच बोलेंगे हम, ईच 1 पॉइंट नहीं होगा। तो ये थोड़ा वोकेबलरी का ध्यान देने की भी जरूरत है। इसमें हम दोनों तरफ एक एक उंगली उठाएंगे और जैसे ऐसे ही करके, और ये सीधी उंगली ऐसे, अब यह स्क्रीन छोटी है ये सामने नहीं कर सकते, वो आपको पता ही है। अब दोनों तरफ पैरेलल टू द शोल्डर, हाथ सीधे पैरेलल करके पैरेलल टू द ग्राउंड, और सीधे हाथ होंगे तो एक एक उंगली उठाएंगे। इसका मतलब होगा दोनों प्लेयर्स को या दोनों टीमों को एक एक पॉइंट इस स्थिति में होगा जब दोनों को एक एक पॉइंट मिले, दोनों आउट हो जाएं। बोनस का आपको पता है, थंब अपवर्ड्स होता है, ये भी पैरेलल टू द शोल्डर। जिस साइड में हमको देना होता है उस साइड की तरफ हम अपना हाथ उठाते हैं, और ये बोनस का सिग्नल है। पुश और पुल, पुश और पुल आजकल ना के बराबर है, क्योंकि जो पहले रूल था उसको इसके बुक में उसको जगह नहीं दी गई है पुश और पुल को। फिर भी डेलिब्रेटली पुश करता है वो ग्राउंड के बाहर, तो उस स्थिति में रेडर आउट होगा, डेलिब्रेट पुश करने के लिए। और उसमें जो डिफेंडर को बाहर धक्का दिया है, वो गिरा है, यदि वो टोटली आउट ऑफ बाउंड भी पूरा ग्राउंड से बाहर, उसका ग्राउंड से कांटेक्ट ना रहे, तब भी उस डिफेंडर को सेफ दिया जाएगा और रेडर को आउट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम स्ट्रगल रोकने के लिए, क्योंकि स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा तो उसको चोट लगने का डर है, तो छोटी छोटी विसल बजा के हम उसको ऐसे ऐसे रोकने का सिग्नल देंगे। विसल छोटी छोटी विसल्स होंगी इसके लिए। सीजरिंग आपको पता है, सीजरिंग पैरों से होती है, हाथों से सीजरिंग नहीं करते। हम यदि हाथ से ऐसे पकड़ते हैं तो ये सीजरिंग नहीं होगा, लेकिन जब हम सिग्नल देते हैं ग्राउंड में तो सीजरिंग का यही दिखाते हैं, और सीजरिंग पैरों से होती है। ये आपको पता है, ये डेंजरस प्ले में सीजरिंग में ये आता है इसका। और उसके बाद आता है वार्निंग। वार्निंग हम जिस प्लेयर को वार्निंग देना होता है, वर्बल वार्निंग का कोई जगह नहीं है, फिर भी हम एक मैच को स्मूथली चलाने के लिए वर्बल वार्निंग का एक बार नहीं 2 बार भी यूज करते हैं, कोचिज को भी करते हैं, क्योंकि हमारे सम्मान जो एक रेफरी के लिए, अंपायर के लिए कोच और मैनेजर उतना ही सम्मानित है जितना कि खिलाड़ी।
यदि खिलाड़ी नहीं है तो रेफरी की और अंपायर की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार खिलाड़ी और कोच मैनेजर को भी अंपायर रेफरी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो खड़े हैं और ये टेक्निकल ऑफिशियल्स नहीं आते हैं तो मैच नहीं हो सकता। तो खिलाड़ी और टेक्निकल ऑफिशियल और कोच मैनेजर एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक एक दूसरे में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैच स्मूथली नहीं हो सकता। इसीलिए जो ये सिग्नल्स बनाए हैं, ये समझाने के लिए, ये कोच के लिए भी हैं, प्लेयर्स के लिए भी हैं और मैनेजर्स के लिए भी हैं, ताकि हर चीज बोलकर ना की जाए, क्योंकि दर्शक दीर्घा में बहुत दूर दर्शक बैठा होता है, उसको आवाज वहां तक पहुंचाना संभव नहीं है, इसलिए इन सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हाफ टाइम का सिग्नल आप सभी को पता है, ये ऐसे करते हैं। उसके बाद एक होता है मैच ओवर। मैच ओवर कंधे हाथ उठाए सीधा ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा मैच ओवर हो जाता है। तो मेनली ये जो सिग्नल है हमारे, सिर्फ इतने ही सिग्नल हैं कबड्डी में। और इन सिग्नल्स का क्यों प्रयोग किया जाता है, अभी हम थोड़ा सा इसी बात पर बात करेंगे। अब सिग्नल का प्रयोग क्यों किया जाता है, मैं आपको बताऊं। एवरी कम्युनिकेशन बाय अंपायर नीड नॉट टू बी वर्बल। जो रेफरी को डिसीजन देना है या कोच को, मैनेजर को, प्लेयर को कुछ कहना है, चाहे वो रेडर हो या डिफेंडर हो, हर बार बोलकर बताना, हर बार बोलना कोई आवश्यक नहीं है। बट हिज बॉडी पोस्चर, मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, वो ऐसा शो करना चाहिए कि अंपायर या रेफरी क्या कहना चाहते हैं। सिग्नल्स आर नॉन वोकल मीडियम टू कन्वे डिसीजन टू प्लेयर्स, कोचेज एंड स्पेक्टेटर्स। सिग्नल जो हम देते हैं, चाहे वो पॉइंट का दें, चाहे हम वो वार्निंग का दें, या हम रेडर को कॉल बैक का करें, हाफ टाइम करें, मैच ओवर करें, ये एक नॉन वोकल मतलब बिना बोले हुए किसी को अपनी बात को समझा देना, इसको हम कहते हैं नॉन वोकल। ये एक माध्यम है, सिग्नल जो है बिना बोले हुए किसी को भी अपनी बात को समझा देने का एक माध्यम है सिग्नल। और कबड्डी में या कोई और गेम है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इतने बड़े बड़े ग्राउंड हैं। अब जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल का ग्राउंड इतना बड़ा है कि अंपायर जो है हर एक प्लेयर से बहुत दूर भी होता है, कभी कभी क्लोज भी होता है, लेकिन नॉर्मली अंपायर जो है ग्राउंड फुटबॉल का वो दूर ही होता है, और वो बोलकर अपनी लैंग्वेज को नहीं समझा सकता। इसका नंबर एक तो ये रीजन है, इसलिए वो सिग्नल से बताता है, विसल देता है। विसल का क्या मतलब है, विसल क्यों जरूरी है? विसल से हम कोई डिसीजन नहीं देते। विसल का मुख्य काम ये है, उस खिलाड़ी को, कोच को, मैनेजर को, दोनों तरफ की टीम को विसल बजाकर अट्रैक्ट करना। अगर अंपायर या रेफरी कुछ कहना चाहते हैं इसलिए विसल बजाई जाती है, बाकी बाकी विसल का और कोई काम नहीं। अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द प्लेयर, कोच एंड मैनेजर्स ऑफ द बोथ टीम, द विसल इज बीइंग यूज्ड। उसके बाद एम्पायर हैज नो टाइम टू एक्सप्लेन। अब आपने देखा होगा कि यदि कोई प्लेयर या कोच या मैनेजर किसी भी टीम का हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, अगर आपने बोनस दे दिया, ये बोनस नहीं है, अब उसने रिएक्शन किया और आप भी रिएक्शन देते हैं नहीं नहीं बोनस नहीं है, तो वहां बातचीत बढ़ेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए सिग्नल हम हाथ से कह देते हैं प्लीज वेट, नो नो नो, बस, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, और एक्शन का यदि रिएक्शन होगा तो गेम खराब होगा। एक दूसरे के संबंध जो कोच और एक टेक्निकल ऑफिशियल के हैं, वो उनमें कड़वाहट आएगी। इसलिए हमको मैक्सिमम सिग्नल का ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी टीम का हो, कोच हो या मैनेजर हो। उसके बाद आता है सिग्नल शुड बी यूनिफॉर्म एंड क्लियर। सिग्नल जो है, यदि हम बोनस देते हैं, आपने देखा है, आपने अंगूठा
पूरा उठाना है ऐसे, यदि आप इसको ऐसे करते हैं तो मेरी नजर में या किसी की भी नजर में कोई समझ नहीं पाएगा, स्पेक्टेटर भी, कोच भी, मैनेजर, दोनों टीमों के समझ नहीं पाएगा ये बोनस है या नहीं है। इसलिए फर्म एकदम क्लियर, सिग्नल एकदम क्लियर होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब कोई भी ये है, कोई भी अंपायर यदि बोनस देता है तो उसका सिग्नल यही होना चाहिए। किसी का ये, किसी का ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। बोनस का सिग्नल है थंब अपवर्ड टुवर्ड्स द टीम विच ऑब्टेन्ड द बोनस, उसकी तरफ देना है। तो सभी टेक्निकल ऑफिशियल जो भी पूरे टूर्नामेंट को टेक्निकली सर्विसेज दे रहे हैं, उनके सिग्नल एकदम फर्म और क्लियर होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिग्नल होता है सभी अंपायर, सभी रेफरीज का पूरे टूर्नामेंट में। यदि बोनस देने का सिग्नल थंब अपवर्ड है तो सबका सिग्नल यूनिफॉर्म मींस एक ही जैसा होना चाहिए। पॉइंट देने का सिग्नल एक ही जैसा होना चाहिए। हाथ ऊपर सीधा उठाना है, किस टीम की तरफ ऐसे हाथ सीधा करना है, तो हमारे को एक ही तरीके से सिग्नल देना है। इसलिए इसमें लिखा गया, क्लियर बताया गया है, सिग्नल यूनिफॉर्म और क्लियर होना चाहिए। ब्लोइंग विसल इज आल्सो ए सिग्नल, मैंने आपको पहले ही बताया है, विसल बजाना भी एक सिग्नल है टू अट्रैक्ट द प्लेयर, कोच एंड स्पेक्टेटर्स। कोच मैनेजर दोनों टीमों के स्पेक्टेटर्स, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अगर रेफरी या एम्पायर कुछ कहना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होगा विसल सिर्फ 3 आदमी के पास होती है। अभी आजकल हमारे 12 आदमी लगते हैं, लेकिन विसल की ऑथराइजेशन जो है एक मैच में सिर्फ 3 आदमी की है, रेफरी और दोनों एम्पायर, और वो ही विसल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो रेफरी विसल का प्रयोग करता है स्टार्ट ऑफ द मैच, टाइम आउट्स, हाफ टाइम, मैच ओवर। तो इसमें विसल हम जब बजाते हैं किसी भी चीज को कहने के लिए या कोई सिग्नल प्रॉम्प्ट सिग्नल देने के लिए, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट द प्लेयर अटेंशन ऑफ प्लेयर, कोच एंड मैनेजर। अभी उसमें यूनिफॉर्म एंड फर्म सिग्नल में हमने क्लियर कर दिया है, सिग्नल शुड बी सेम ऑफ ऑल टेक्निकल ऑफिशियल फॉर डिसीजन। एक डिसीजन दे रहा है तो सभी टेक्निकल ऑफिशियल का सेम ही सिग्नल होना चाहिए। इसमें एक और बात आती है, द क्लोजेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल, जब मैच खिला रहे हैं दोनों साइड में एक एक अंपायर होता है, एक साइड में रेफरी भी होता है, लेकिन अंपायर दोनों एक एक साइड में होते हैं। तो हम ये कोशिश करना चाहिए हमारे को जो क्लोजेस्ट हो। मतलब सपोज हम एक एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं राइट साइड स्ट्रगल हो गया, और राइट साइड की ग्राउंड में जो अंपायर है, लीड, डिसीजन लीड उसको करना चाहिए और दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यदि दूसरे अंपायर को ये लगता है कि ठीक नहीं हुआ तो वहां पर डिस्कशन करके, आर्गुमेंट ना करें कि आपने गलत दे दिया, आपने ये कर दिया, ऐसा नहीं। आपस में दोनों एम्पायर को डिस्कस करके विद द रेफरी बताना चाहिए भाई आपने जो डिसीजन दिया वो 2 आउट थे, लेकिन आपके सामने स्ट्रगल हो रहा था, मुझे क्लियर नजर आया कि इसमें तीसरा भी इन्वॉल्व था और तीसरे की जर्सी नंबर ये थी। तो उसको इन्वॉल्व जब होना चाहिए जब वो क्लियर हो। दूसरे अंपायर को, पहला अंपायर जो क्लोजेस्ट है उसको पॉइंट्स लीड करना चाहिए, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और यदि डिस्प्यूट है तो आपस में रेफरी की हेल्प के साथ डिस्कस करके और डिसीजन देना चाहिए। यदि किसी भी अनिर्णय की स्थिति में रेफरी का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। उसके बाद आता है रिमेन इन प्रॉपर पोजीशन फॉर करेक्ट डिसीजन। बहुत से अंपायर्स आजकल प्रो कबड्डी के शुरू होने के बाद, प्रो कबड्डी ने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, प्लेयर्स के लिए भी किया है, सेम एज
टेक्निकल ऑफिशियल्स में भी बहुत सुधार हुआ है। सभी टेक्निकल ऑफिशियल्स प्रो कबड्डी को ऑफिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां 30 टेक्निकल ऑफिशियल ही जाते हैं। कौन जाता है, कैसे जाता है, उसका यहाँ डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष में हजारों टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं। काफी का एक्सपीरियंस कम है, किसी का एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, किसी का कम हो गया, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। लेकिन इसमें क्या है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। अभी हम देखते हैं कि भाई जहां भी टूर्नामेंट्स होते हैं, डिस्कशन होता है। आर्गुमेंट, कोच और मैनेजर और प्लेयर्स ने आर्गुमेंट कम से कम कर दिया है। पहले आर्गुमेंट ज्यादा होता था, अभी वो आर्गुमेंट कम से कम हो गया है, क्योंकि रेफरीज जो हैं प्रॉम्प्ट और फर्म डिसीजन दे रहे हैं, यूनिफॉर्म डिसीजन दे रहे हैं, किसी को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए आर्गुमेंट कम से कम हो रहे हैं। डिसीजन देने से पहले सपोज लेफ्ट साइड में रेडर टेक्निकल ऑफिशियल को पता चला है अब ये स्ट्रगल हो गया है और ये लेफ्ट साइड में ही स्ट्रगल है, तो उस टेक्निकल ऑफिशियल को ऐसी स्थिति में एकदम पहुंच जाना चाहिए जहां से उसको स्ट्रगल में शामिल होने वाले प्लेयर, लॉबी और सेंटर लाइन क्लियर दिखे। यदि वो प्रॉपर पोजीशन में होगा तो वो प्रॉपर डिसीजन दे सकता है कि रेडर ने सेंटर लाइन थ्रू सेंटर लाइन क्लियर कर लिया है, इसमें 3 थे, या लॉबी भी उसकी नजर में रहेगी तो उसको पता चलेगा कि लॉबी से रेडर के साथ साथ कोई डिफेंडर तो आउट नहीं हुआ। इसलिए सभी टेक्निकल ऑफिशियल जिसकी भी जो पोस्टिंग मिलती है उसको अपनी प्रॉपर डिसीजन में होना चाहिए, तभी हम अच्छा डिसीजन दे सकते हैं। दोनों अंपायर 12 से 14 मीटर की दूरी पे होते हैं, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। इसलिए हमें अपने अपने सिग्नल बना लेने चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं। यदि राइट साइड की तरफ बोनस हुआ या अटेम्प्ट हुआ तो हम एक दूसरे अंपायर से आई कांटेक्ट में करते हैं, हाँ या ना, वो हमारा आपस का सिग्नल का मामला है। तो वो उसको समझा देता है बोनस हो गया या नहीं हुआ, ताकि दोनों एकदम डिसीजन दे सके। इसमें 1 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है, क्लोजेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल विल लीड द डिसीजन एंड अदर विल सपोर्ट। तो बहुत ज्यादा आगे पीछे ना हो, 1 सेकंड की कोई बात नहीं। जैसे उसने हाथ उठाना शुरू किया, दूसरा भी उठाए। यदि वो हाथ उठाने के बाद नीचे करके दूसरी साइड का एम्पायर यदि बोनस देता है तो वो थोड़ा खराब लगता है और वो होना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन, जैसे आई कोऑर्डिनेशन मैंने बताया, एक दूसरे अंपायर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि 2 अंपायर जरूर हैं, अपनी अपनी साइड भी उनकी है, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वो एक जैसा डिसीजन, एक ही तरह से डिसीजन देते हैं और पूरे मैच में कोई डिस्प्यूट या आर्गुमेंट नहीं होता है, तो उसको कहा जाएगा बहुत अच्छा टेक्निकल स्टाफ था, ये बहुत अच्छे टेक्निकल ऑफिशियल थे। देखो, एक भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब टेक्निकल ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छे डिसीजन दिए। ग्रुप डिस्कशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने अभी जैसे इसका तो पहले जिक्र भी कर दिया है, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। हम मैच से पहले नॉर्मली नेशनल्स में थोड़ा सा आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले ही बताया जाता है। नेशनल्स में क्योंकि ज्यादा मैचेस होते हैं, टेक्निकल ऑफिशियल कम होते हैं, उसमें सभी तरह के होते हैं, तो एम्पायर रेफरी लगाने वाले कम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा टाइम कम मिलता है। एक मैच खत्म किया, उन्होंने स्कोर शीट सबमिट की, उसके बाद दूसरे मैच में जाना होता है। और दूसरे मैच में जाने के और मैच शुरू करने के बीच में समय की अवधि, समय बहुत कम होता है, इसलिए डिस्कशन, हम ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाते। बट इंटरनेशनल, एशियन गेम्स, सेफ गेम, एशियाड, वर्ल्ड कप, इसमें क्या होता है कि कम से कम 1 घंटा पहले टेक्निकल ऑफिशियल्स को पोस्टिंग शीट दे दी जाती है। इसमें ग्रुप डिस्कशन क्या करते हैं, सभी टेक्निकल ऑफिशियल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, रेफरी उनको लीड करता है।
एम्पायर्स को ये बताता है अगर आपको बोनस देने के समय आप डिसाइड कर लीजिए एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, वो और अपने अपने ग्राउंड की स्थिति को दिमाग में सोचते हुए ये बताइए आपको कहाँ जाना है, आपका रेडर किधर होगा तो आप कहाँ होंगे। यदि राइट साइड का रेडर बोनस की तरफ है तो राइट साइड के अंपायर को थोड़ा सा एक कदम एक दो कदम आगे हो जाना चाहिए ताकि वो रेड बोनस क्लियर देख सके, और लेफ्ट साइड का जो रेड अंपायर है उसको थोड़ा बैक हो जाना चाहिए ताकि उसको भी रेडर नजर आए। क्योंकि थोड़ा बैक जाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि कवर जो हमारे जो डिफेंडर्स हैं उनके सामने यदि डिफेंडर्स रहेंगे तो वो क्लियर पोजीशन नहीं देख पाएगा और दूसरे अंपायर की हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा आगे पीछे डायगोनल होकर चलना चाहिए। ये अभी हमारा सिग्नल्स हो गए हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका क्वालिटीज ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए। हालांकि आप कोच बनने के लिए आए हैं और आगे जाकर आप कोचिंग करेंगे, लेकिन कोच को एक अच्छा टेक्निकल ऑफिशियल भी होना चाहिए, उसको सारे रूल्स पता होने चाहिए, उनको कैसे बिहेवियर करना है वो पता होना चाहिए, कैसे कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन टीम और अपने साथी फेलो टेक्निकल ऑफिशियल्स के साथ उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कॉपरेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद आप लोगों को मालूम है अभी 35 के करीब हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स गए हुए हैं प्रो कबड्डी में, और जहां तक शायद मैं गलत नहीं हूं तो 10 से 12 तो हमारे एनआईएस कोच हैं, 10-12 नहीं होंगे तो 8-9 एनआईएस कोच हैं और शॉर्ट कोर्स वाले हैं, 8 से 10 शॉर्ट कोर्स वाले एनआईएस और डिप्लोमा वाले एनआईएस टेक्निकल ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं प्रो कबड्डी में। तो इसलिए कोच यदि बहुत अच्छा टेक्निकल ऑफिशियल है तो अपनी टीम को बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, उनको बता सकता है कि आपको कहाँ से बचना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ये फाउल हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये फाउल हो जाएगा, और ऑफिशिएटिंग की कमी निकाल कर वो फायदा उठा सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा बहुत जल्दी ज्यादा टाइम ना लेके हम थोड़ा इसको भी पढ़ेंगे। क्वालिटीज ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल, एक टेक्निकल ऑफिशियल को फुल्ली डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, समय पर आना, जहां उनका डेजिग्नेटेड पॉइंट है, टेक्निकल ऑफिशियल्स की सीटिंग एरिया है, वहां आकर बैठे, अपने साथियों से बातचीत करें, इसमें स्टेट वाइज ना हो। डिसिप्लिन में ये भी आता है अरे ये उस स्टेट का है क्या बात करना है छोड़ो, दूसरा अरे यार उसने मेरे साथ लगाया था उसने बहुत गलतियां की हैं, बेकार आदमी है। तो इस तरह की नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन में सिर्फ किसी से बात करना, सीधा आना सीधा जाना बैठना यही नहीं आता है। डिसिप्लिन में किस ढंग से आप बात कर रहे हैं, किसके प्रति क्या आप सिग्नल दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब डिसिप्लिन में आता है। इसलिए सबसे पहले एक टेक्निकल ऑफिशियल को डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। यदि आपको 9:30 का टाइम दे दिया तो आपको कोशिश करना चाहिए आप 9:25 पे आ जाए, बहुत जल्दी आने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसका पंक्चुअलिटी का बहुत असर पड़ता है मैच के ऊपर, यदि आपको 9:30 बुलाया और आप 9:40 पे आ रहे हैं और आपकी पहले पोस्टिंग हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है पोस्टिंग की, और आपने नहीं सुना था, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी री अनाउंसमेंट होगी। जो अनाउंसमेंट के हमारे इंचार्ज होते हैं वो आपको सीधा पूछेंगे कहाँ थे, आपने सुना क्यों नहीं, या और कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको डांट भी सकते हैं, जब आपको इतने बजे बुलाया क्यों नहीं आए, आपका मूड खराब होगा। यदि आपका मूड खराब होगा, मैच की ऑफिशिएटिंग में आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिमाग में आपके में वही बात है कि आज सुबह सुबह डांट पड़ी, उसने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बातें दिमाग में आती हैं, नेचुरल चीज है। इसलिए हमारे को टाइम पे आना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले।
यदि आप समय पर आएंगे, आपका जो इंचार्ज है, जो रेफरी बोर्ड वाले हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। यदि आपको कोई थोड़ी बहुत समस्या है, तबीयत ठीक नहीं है, शरीर में थकान है और कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आज मिनिमम मैच दे दो, या मुझे आज स्कोर पे डाल दो, खड़े होने में मुझे दिक्कत है। तो ये पंचुअलिटी का ये फायदा है, आप अपना मामला उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है फिजिकल फिटनेस। इंटरनेशनल में हमारे को मैक्सिमम 1 या 2 मैच खिलाने को मिलते हैं। नेशनल्स में हमारे को पूरे दिन में 8 या 7 मैच भी खिलाने पड़ सकते हैं। यदि आप फिजिकली फिट नहीं हैं, तो आप 7 मैच नहीं खिला पाएंगे। आपकी बॉडी पोस्चर बदल जाएगा, आप लिंपिंग करके खड़े होंगे, एक पैर के सहारे खड़े होंगे, या कमर पर हाथ डाल के खड़े होंगे, या आपने खुद भी देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन खुद भी देखा होगा, टाइम आउट मिला 30 सेकंड का होता है, टेक्निकल टेबल की साइड वाला एम्पायर बिना डिसिप्लिन के स्कोरर की टेबल के ऊपर बैठ जाता है। कितना गंदा लगता है। यदि वो ही लाइव टेलीकास्ट होगा तो कितना भद्दा लगेगा। और काफी तो हाफ टाइम में तो बैठते ही बैठते हैं दोनों एम्पायर, स्कोरर के सामने उसकी टेबल पर पीठ करके बैठ जाते हैं। ये निशानी है आप फिजिकली फिट नहीं हैं। इसलिए किसी भी टेक्निकल ऑफिशियल को फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है मेंटल फिटनेस। आप समझेंगे कि भाई फिजिकल फिटनेस तो हमें खड़ा होना पड़ता है, मेंटल फिटनेस का क्या काम है। मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस जितनी या उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेंटली टफ होंगे आप, मेंटली एक्यूरेट होंगे, क्विक डिसीजन आप दे सकते हैं, फर्म आप डिसीजन आप दे सकते हैं। कोई टीम अनडिसिप्लिन होती है या मिस्चीवियस बिहेवियर करती है या बहुत ज्यादा शोर मचाती है, एरोगेंट होती है, यदि आप मेंटली फिट हैं, तो आप उनको अपने सिग्नल से, अपने आव भाव से, अपने रूल्स से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए टीम को कंट्रोल करने के लिए, फर्म डिसीजन देने के लिए, क्विक डिसीजन देने के लिए मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है फोकस एंड रिएक्शन एबिलिटी। आपका ध्यान कितना है टीम मैच में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 ग्राउंड चल रहे हैं नेशनल्स में, 80% का मैं दावा करता हूं, 20% ही बचते हैं। 80% यदि उनके स्टेट की टीम खेल रही है बराबर वाले ग्राउंड में या पीछे वाले ग्राउंड में, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार उनका ध्यान पीछे जाता है या दूसरे ग्राउंड की तरफ जाता है। ये फोकस टूटने वाली बात है। इससे क्या होगा, रिएक्शन एबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों? आपका ध्यान पीछे गया, जब तक बोनस हो गया या मीयर टच हो गया या लॉबी कट हो गई या डिफेंडर की लाइन कट हो गई, आप चारों चीज को नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी कहकर टच नहीं करेगा, बोनस नहीं करेगा, लॉबी कट, एंड लाइन कट, कुछ भी आपको कहकर नहीं होगा। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, सेम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप अपनी टीम का मैच देखने में के लिए आपका ध्यान चला गया, तो ये आपका फोकस टूट गया, रिएक्शन एबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। आप सामने वाले ने जो डिसीजन ठीक दिया या गलत दिया, आप उसको फॉलो करेंगे, भले ही वो एक्शन आपकी तरफ हुआ था। इसलिए एक टेक्निकल ऑफिशियल का फोकस्ड होना और उसको रिएक्शन एबिलिटी क्विक होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है अनबायस्ड, मतलब बिना भेदभाव के, और नो प्री डिटरमाइंड। आपको पहले से मन बनाकर नहीं जाना है ग्राउंड। 2 टीमें खेल रही हैं, एक टीम के प्लेयर ने पहले दिन शाम को आपको कुछ बोल दिया था, कल क्या बोला, कल की बात कल शाम को खत्म कर दीजिए। कल शाम की बात आज आप दिमाग में लेकर आएंगे तो
आप अनबायस्ड हो जाएंगे, पक्का। कल इसने ये बोला था, आज देखता हूं, पक्का दिमाग में आ जाएगा। इसलिए किसी भी मैच में जाने से पहले आपको प्री डिटरमाइंड होकर नहीं जाना है। कल प्लेयर ने मुझे गलत बोला था, आज देखूंगा, ये है प्री डिटरमाइंड। एक अच्छे टेक्निकल ऑफिशियल की निशानी है, जो घटना हो गई वो जिस मैच में हो गई, अगले मैच में आप अंपायर हैं या रेफरी हैं या स्कोरर हैं, वो आपको दिमाग में नहीं रखना है। इसलिए आपको बिना भेदभाव के और बिना पूर्वाग्रह के, इसको अनबायस्ड हम बोलेंगे, नो प्री डिटरमाइंड बोलेंगे, पूर्वाग्रह के, जो पहले से दिमाग में सोच रखी है अगर आज इसको आउट देना है, या ये मेरे एक दोस्त की टीम है और उसको बोनस दे देंगे, या थोड़ा बहुत लगेगा भी तो देंगे बोनस, ये प्री डिटरमाइंड है। अनबायस्ड होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिशियल यदि बायस्ड होगा, वो करेक्ट डिसीजन हो ही नहीं सकते, गलत डिसीजन होंगे। कोई भी कोच एक डिसीजन को बर्दाश्त कर सकता है, और आजकल तो एक का भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और आप बार बार गलती करेंगे तो उस मैच में झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। आप अपनी प्ली देंगे रेफरी बोर्ड को, कोच आपके अगेंस्ट बताएगा, तो जो आपका रेफरी बोर्ड का इंचार्ज बैठे हैं या सेक्रेटरीज वहां और कोई बैठे हैं, वो भी मैच देख रहे होते हैं। एक मैच दो मैच आपको देके उनको वो दिमाग में क्या कहेंगे कि इसके बस का मैच खिलाना नहीं है, ये बायस्ड है, ये जानबूझ के गलती करता है, इसलिए यार इसको 30 सेकंड पे लगा दो या डू और डाई चार्ट दे दो, इसको अंपायर पे मत लगाओ। बहुत सी बार मैंने खुद देखा है, ऐसे होता है। इसलिए किसी भी टेक्निकल ऑफिशियल को बायस्ड नहीं होना चाहिए, और पहले से सोचकर ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए कि आज मैं ये करूंगा। आपका काम है जिस समय घटना हुई, चाहे वो टैकल हुआ, लॉबी कट हुआ, एंड लाइन कट हुआ, टच हुआ, जो भी हुआ, जो उस समय हुआ, वो डिसीजन आपका देना आपका काम है। इसलिए कोई भी टेक्निकल ऑफिशियल यदि बायस्ड अनबायस्ड है और प्री डिटरमाइंड नहीं है, तो 99% डिसीजंस अच्छे होंगे। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ रूल्स। जैसे अब चौथा दिन है, आज हम रूल पढ़ रहे हैं। मैं अभी नहीं खिलाता हूं, मैंने 28-29 साल नेशनल, वर्ल्ड कप, एशियाड, एशियन चैंपियनशिप में मैंने ऑफिशिएटिंग की है। मैं आज भी यदि किसी टूर्नामेंट में जाता हूं तो अपनी रूल बुक पढ़कर जाता हूं। मैं अपना बता रहा हूं, क्यों? यदि किसी रूल पे धूल जम गई और वही सिचुएशन वहां आ गई, तो हम डबल माइंड हो जाएंगे, क्या करें। इसलिए टेक्निकल ऑफिशियल को, हर टेक्निकल ऑफिशियल को, चाहे उसकी पोस्टिंग डू और डाई चार्ट पे लग रही है, 30 सेकंड पे लग रही है, असिस्टेंट स्कोरिंग में लग रही है, लाइन अंपायरिंग में लग रही है, कहीं भी अंपायर लग रहा है, तो उसको नॉलेज ऑफ रूल्स होना चाहिए। उसके बाद आता है पोलाइटनेस एंड हम्बलनेस। एक अंपायर को, रेफरी को, टेक्निकल ऑफिशियल में बोलूंगा, अंपायर रेफरी बार बार बोलने की जरूरत है, टेक्निकल ऑफिशियल, क्योंकि हमारा एक गेम ऐसा है जिसमें फिक्स नहीं होते। आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा है, हॉकी वर्ल्ड कप देखा है, अंपायर, क्रिकेट भी आप फॉलो करते होंगे कुछ लोग, वहां पर अंपायर किसको देना है, रेफरी किसको देना है, ये पैनल फिक्स होता है। जबकि कबड्डी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर, हमारे गेम में अंपायर और रेफरी फिक्स नहीं होते, इसलिए अंपायर रेफरी पोस्टिंग होती है, लेकिन अब उसको बदलकर टेक्निकल ऑफिशियल कर दिया है, क्योंकि जो इस मैच में अंपायर है वो अगले मैच में डू डाई चार्ट का भी काम कर सकता है। जो इस मैच में रेफरी है वो 30 सेकंड मशीन पे भी काम कर सकता है। तो इसलिए सभी टेक्निकल ऑफिशियल हैं, और सबको पोलाइट होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, कोच, मैनेजर, प्लेयर, दोनों टीमों के हमारे लिए सम्मानित है। वो भी उतनी ही इज्जत रखते हैं जितनी हमारी इज्जत होनी चाहिए। और आपको पता है, गिव एंड टेक का मामला होता है, हर जगह गिव एंड टेक। आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे, वो आपकी इज्जत करेगा। और प्लेयर तो इतने सीधे मैंने देखे हैं,
खास तौर पे कोचिज जो पुराने हैं। आपने एक बार कह दिया कोच साहब राम राम या कोच साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी आपने बोला, मैंने कई बार ये देखा कि अगले दिन यदि आपका ध्यान नहीं था उन कोच साहब की तरफ, तो अगले दिन कोच साहब खुद आपके पास आएंगे ग्रीट करने के लिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो कहेंगे। बहुत सीधे साधे होते हैं हमारे कबड्डी के प्लेयर जो हैं, और पहलवान और कबड्डी वाले। आपने कोई भी वर्ल्ड का या इंडिया का कोई भी गेम नहीं देखा होगा जो अपने सीनियर या गुरु के पैर छूता हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे वर्ल्ड में तो नहीं लेकिन पूरे एशिया में घूमा हूं कहीं जहां कबड्डी होती है। सिर्फ कबड्डी और रेसलिंग के प्लेयर ही अपने गुरु के पैर छूते हैं या रेफरी के पैर छूते हैं, बाकी किसी गेम में नहीं होता। यदि वो पैर छूते हैं इसका मतलब वो सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं, जो जिसका सम्मान करता है उसके साथ झगड़ा नहीं करता। और झगड़ा होने की स्थिति क्या होगी? आपको रूल का नॉलेज नहीं है, आप फोकस नहीं थे, आपने प्रॉपर से देखा नहीं, डिसीजन गलत दे दिया, तो एक बार वो कोच साहब बोल के छोड़ देंगे। इसलिए आपको नॉलेज ऑफ रूल्स होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। यदि किसी कोच ने या किसी भी प्लेयर ने मैच की टेम्पो में कुछ बोल दिया, कोच साहब क्या खिला रहे हो, ये हालांकि एक एडवर्स रिमार्क है, बट आपको एक अपनी पोलाइटनेस दिखाते हुए, प्लीज प्लीज वेट, प्लीज ओके, कुछ भी आप यूज करें, आप उसको शांत करें, बट आर्गुमेंट में उसके साथ इन्वॉल्व ना हो। यदि आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो तो गुस्से में है मैच के, उसको लगा आपने गलत दिया, आपको लगा कि आपने बिल्कुल सही दिया। इसलिए हमारे को जो सिग्नल दिए हैं, सिग्नल का प्रयोग करिए ज्यादा से ज्यादा, उसमें इन आर्गुमेंट में इन्वॉल्व मत होइए। आपने खुद भी देखा होगा जो रेफरी एम्पायर आर्गुमेंट में इन्वॉल्व होता है वो टेम्पो उसका लूज हो जाता है, इसलिए और ज्यादा से ज्यादा गलती करता है। अंडरस्टैंडिंग, क्लोज ऑब्जर्वेशन, मैच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब किस समय हमको एक ज्यादा से ज्यादा ये देखना चाहिए कि भाई इस समय क्या हो सकता है, क्लोज नजर रखनी चाहिए। नजर हमारी जितनी क्लोज होगी, बोनस के पास प्लेयर जाता है तो हमारे को ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये बोनस कर सकता है, इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान बोनस की तरफ होना चाहिए। यदि वो बोनस से ना आकर स्पीड से रेड कर रहा है रेडर, तो हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि कवर ज्यादा अंदर की तरफ आया हुआ है, कवर को टच हो सकता है, तो हमारी क्लोज ऑब्जर्वेशन उस समय बोनस से ना के ऊपर ना होकर हमारी क्लोज क्लोज ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए टच के ऊपर। तो ये इसका ये है, एक बहुत अच्छे रेफरी में ये के गुण होना चाहिए। कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये टीम्स के साथ नहीं आता। ये कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का जो गुण लिखा हुआ है, अपने साथी रेफरी, लाइन एम्पायर और असिस्टेंट स्कोरर्स के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि इनको एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है और हमें करना भी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। किसी ने 3 दे दिया और तीसरा एक अंपायर ये नहीं देख पाया तीसरे की जर्सी नंबर क्या थी, तो उस समय आगे बढ़कर आपको बताना चाहिए सो एंड सो जर्सी नंबर था, थर्ड नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये था, तीसरा यदि वो आपको समझ आएगा, वो जो ढूंढ रहा है बैक की तरफ देख रहा है उसकी, तो आप समझ जाइएगा। यही कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है कि आप समझ जाएंगे कि वो क्या देखना चाह रहा है। आप आगे बढ़ के बोलिए जर्सी नंबर सो एंड सो, तीसरा नंबर ये है, तो ये हुआ कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन अपना होना चाहिए। एक अवेयरनेस अबाउट हिज रोल, अपने रोल के बारे में उसको पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए। जिस मैच में जो रोल उसको मिला है, जैसे किसी को रेफरी का मिला है, किसी को एम्पायर का मिला है, किसी को लाइन एम्पायर का मिला है, किसी को असिस्टेंट स्कोरर है, कोई डू और डाई चार्ट पर है, कोई 30 सेकंड वाले हैं, कोई मेन स्कोरर हैं, तो जो जिस पोस्टिंग में है उसको अपने रोल के बारे में पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए। कई बार देखने में आता है टेक्निकल टेबल के ऊपर स्कोरर बैठा होता है, डू और डाई चार्ट वाले बैठे होते हैं,
30 सेकंड के टाइमर बैठे होते हैं, टाइम वाले बैठे हुए होते हैं। मैच स्लो हो जाता है कई बार, या टीमें जानबूझ कर स्लो करती है। और मैंने खुद अपनी नजरों से देखा है, आपने भी देखा होगा, जरूर देखा होगा, यदि आपकी क्लोज ऑब्जर्वेशन है तो आपने भी देखा होगा। डू और डाई वाले का क्या काम है? अगर यार अभी तो पहली रेड हुई है, वो दूसरे से बात करता है और इतने में पॉइंट हो जाता है। स्कोरर यही नहीं देख पाता, उसकी बातों में इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई कितने स्कोर क्या इन्वॉल्व, जो अंपायर ने कितना स्कोर दिया था, रेफरी ने दिया या नहीं दिया। आजकल तो रिपीट करते हैं रेफरी, लेकिन यदि रिपीट करने की प्रक्रिया ना हो तो अंपायर ने क्या डिसीजन दिया, एक बोनस प्लस दिया या नहीं दिया, तो वो डाउटफुल हो जाएगा, स्कोरिंग गलत हो जाएगी। इसी प्रकार 30 सेकेंड वक्त के जो टाइम पर हमारा टेक्निकल ऑफिशियल बैठा है, अपने रोल के प्रति अवेयरनेस नहीं है, जो दूसरे की हेल्प करता है ज्यादा, अपना काम जरूर भूल जाता है, क्योंकि उसका ध्यान ओवर एक्टिंग में चला जाता है। मैं तो उसको ओवर एक्टर बोलता हूँ। जो आखिर अरे वो चला गया थर्ड, अरे थर्ड ट्रेड है, डू और डाई है। अरे भाई आप जिसको ये काम मिला है डू और डाई वाला, उसको करने दीजिए ना। आपको जो रोल मिला है वो करिए। इसलिए आपको अपने रोल के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। सब अपने अपने रोल के बारे में सोचेंगे तो कोई भी गलती नहीं करेगा। एक फिर आता वेल ड्रेस्ड। आप शाम को गए, जो ड्रेस पहन रखी थी उसी को पहन के सो गए, वही पहन के सुबह उठ के आ गए, उसी में सलवटें पड़ी हुई है, कहीं से काला पड़ा हुआ है, खाना खाते हुए सब्जी के दाग लगे हुए हैं। आप हीरो हैं उस टूर्नामेंट में, क्योंकि आप मेन अंपायर रेफरी है, टेक्निकल ऑफिशियल है, सभी की नजर आपके ऊपर है। दर्शक जितने भी हो, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, उस समय सबकी नजर आपके ऊपर होगी। और सारे के सारे नहीं तो कुछ लोग तो ये डिस्कस जरूर करेंगे, बोला यार देखो कैसे कपड़े पहन रखे, कहाँ सब्जी लगी हुई है, प्रेस भी नहीं, ये भी नहीं। इसलिए आपको एक हीरो की तरह बिहेवियर करना है, क्योंकि उस टाइम आप पंच हैं, जज हैं आप, उस टाइम सबकी नजर आपके ऊपर है। इसलिए आपका पहनावा, आपकी ड्रेस है, वो बहुत अच्छी तरह धुली हुई, प्रेस की हुई या साफ सुथरी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट, एक लास्ट है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब आप सभी समझते हैं, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको। एक जैसा, जैसे आप जाकर जिस पोजीशन में खड़े हुए थे, जो आपका बॉडी पोस्चर था, जो फर्म सिग्नल देने का आपका तरीका था, एंड ऑफ द विसल मैच, विसल जब तक बजे आपका वही तरीका होना चाहिए। लेथर्जिक आपका नजर नहीं आना चाहिए कि यार देखो थक गया है, ये लगता है अंपायर, लगता है थक गया है, लाइन अंपायर लगता है थक गया, इसके पास काम नहीं है यार, थक गया ये, देखो एक पैर पर खड़ा हुआ है, कमर पर हाथ रख के खड़ा है, कोई बात है। तो इसलिए ये फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, ये तब काम आती है। तो एक टेक्निकल ऑफिशियल को कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये एक टेक्निकल ऑफिशियल की क्वालिटी कोशिश की है मैंने आपको बताने की। और अभी हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ रेफरी। अभी है टाइम हमारे पास, थक तो नहीं गए भाई? कोई है, थम्स अप करो। हेलो, आवाज आ रही है? थम्स अप प्लीज। समझ में भी आ रहा है कुछ? थैंक यू। अभी ड्यूटीज ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल। रेफरी सबसे पहले आपको अलग अलग, जो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, अलग अलग हमारे जो प्रकार हैं कबड्डी के, उसमें अलग अलग संख्या रहती है। हमारे इसमें कितनी है? 12। 4 टेक्निकल टेबल पर, एक रेफरी, 2 अंपायर, 2 लाइन अंपायर, 2 असिस्टेंट स्कोरर, 30 सेकेंड टाइमर, डू और डाई चार्ट, मेन स्कोरर, और आजकल तो एक कोऑर्डिनेटर करके 4 बनते हैं, इसलिए टोटल 12 ये होते हैं। अभी हम इसमें रेफरी की ड्यूटी के लिए
थोड़ा सा जो बुक में लिखा हुआ है उसके थोड़ा सा मैं बियॉन्ड जाना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से। रेफरी का काम हमारी बुक में लिखा हुआ है, टॉस लेना है, साइड अनाउंस करनी है, लास्ट 5 मिनट डिक्लेयर करना है, टाइम आउट डिक्लेयर करना है, हाफ टाइम डिक्लेयर करना है, मैच को ऑब्जर्व करना है और मैच को खत्म करना है, बस। लेकिन इसके ऊपर एक और काम है। उस समय जितना भी हमारा स्टाफ 11 का 11 लगा हुआ है वो उस समय सुप्रीम है। उसको पूरे मैच के ऊपर तो नजर रखनी ही है, अपने टेक्निकल ऑफिशियल्स के ऊपर भी नजर रखनी है। जब टीमें आती है अपने दोनों एम्पायर्स की हेल्प की लेकर, दोनों टीमों को आपको ये देखना है जो आपको स्कोर शीट दी है क्या वही प्लेयर है, प्लेयर चेंज तो नहीं हो गए, जर्सी नंबर चेंज तो नहीं हो गई, उससे पहले क्या उस टीम की किट प्रॉपर है या उसकी किट किसी प्लेयर का शॉर्ट या बनियान चेंज तो नहीं है, किसी प्लेयर ने ऑयल तो नहीं लगा रखा, क्रीम तो नहीं लगा रखी। ये सब भी रेफरी की ड्यूटी में आता है विद द हेल्प ऑफ अंपायर्स। उसके बाद दोनों टॉस करने के बाद जब वो फर्स्ट 7 इन करता है तो उस समय भी रेफरी को अपने लाइन एम्पायर और असिस्टेंट स्कोरर से मेन करके पूछ लेना चाहिए क्या जो फर्स्ट 7 इन किए हैं क्या वो फर्स्ट 7 इन ही हुए हैं या चेंज। यदि चेंज हो गया और मैच स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए थोड़ा मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो गलती आपकी थी। यदि टेक्निकल ऑफिशियल गलती करता है तो मेरी नजर में टीम को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेक्निकल ऑफिशियल को सुपर पावर समझ के और वो क्या कहेंगे कोच ने या प्लेयर ने गलती की है उसको टेक्निकल पॉइंट या आउट देंगे या टेक्निकल पॉइंट देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि रेफरी ने या अंपायर्स ने क्यों नहीं चेक किया, जबकि ये रेफरी की ड्यूटी है, क्योंकि बॉस रेफरी है। मैच शुरू करने से पहले उसको हर हालत में इंश्योर करना चाहिए कि वो 12 के 12 प्लेयर वही हैं, 7 जो फर्स्ट इन होने हैं, फर्स्ट 7 इन होने हैं वही हुए हैं। सब्स्टिट्यूट भी चेक करने चाहिए, जो नंबर आपके पास जर्सी नंबर दिए हैं वही होने चाहिए। ये भी रेफरी का काम है, अकेले का नहीं, विद द हेल्प ऑफ स्टाफ। यदि नंबर चेक करने हैं तो असिस्टेंट स्कोरर से जाके पूछे या इशारे से पूछे आलोक के, तो लेकिन उसको श्योर होना चाहिए। अगर जो हमारे पास स्कोर शीट में लिस्ट ऑफ द प्लेयर्स आई है, लिस्ट में जो कोच और मैनेजर का नाम है वो भी वही होना चाहिए। नेशनल्स में हम सबसे ज्यादा भयंकर गलती यही टेक्निकल ऑफिशियल करता है। स्टेट सेक्रेटरी आके बैठ जाते हैं, भले वो मैनेजर की जगह बैठे या कोच की जगह बैठे, रेफरीज हमारे अंडर प्रेशर हो जाती हैं, स्टेट सेक्रेटरी को क्या बोले, और स्टेट सेक्रेटरी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए यदि आपको पता चल गया, आपने पढ़ लिया, अगर स्टेट सेक्रेटरी का नाम कोच या मैनेजर में नहीं है, आप जाइए, पोलाइटली बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए सर आप चेयर को थोड़ा पीछे कर लें। आप उनको ये मत कहिए अरे खड़ा हो, मतलब थोड़ा पोलाइट भी होना चाहिए, मैंने जैसे अभी बताया। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए सर आपका नाम कोच मैनेजर में नहीं है और ये सीट कोच मैनेजर की है, सर या तो आप साइड में थोड़ा हो जाइए नहीं तो पीछे बैठ जाइए। जितनी पोलाइटली आप बात करेंगे वो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो सेक्रेटरी इंप्रेस्ड होगा और आपको कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, वो साइड में या 1-2 फुट कुर्सी को पीछे कर लेगा। ये भी हमारी ड्यूटी में है। मैच शुरू होने से पहले कोच का नाम किसका है, बैठा कौन है, मैनेजर का नाम किसका है, बैठा कौन है, प्लेयर फर्स्ट 7 के इन ऑर्डर हैं, सब्स्टिट्यूट इन ऑर्डर हैं। इसके अलावा उस टीम के 1 या 2
या ज्यादा भी हो सकते हैं, दर्शक जो उनके साथ आए हुए होते हैं, समर्थक जो उनके साथ आए होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के पास आकर बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत है। मैच का झगड़ा होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि जो समर्थक हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम से मतलब है, अब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट उनकी टीम के फेवर में मिले, इसलिए वो हर पॉइंट पर डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए टेक्निकल एक रेफरी को, ये अंपायर या ऐसी लाइन अंपायर का काम नहीं है, एक रेफरी को चाहिए एरिना को क्लियर करने के बाद ही मैच शुरू करे। इंटरनेशनल्स में ऐसे नहीं होता, नेशनल्स में होता है, लेकिन नेशनल्स में भी एक रेफरी को चाहिए विद द हेल्प ऑफ हिज स्टाफ। हिज स्टाफ मीन्स अंपायर, लाइन अंपायर, रेफरी, असिस्टेंट स्कोरर, वो सबको मिलकर ये काम करने चाहिए जो जो मैंने बताए। जब सब प्रॉपर ऑर्डर में हो, मैच स्टार्ट करना चाहिए, नोट करा देना चाहिए वहां पर ये टाइम पर मैच स्टार्ट हुआ है, क्योंकि होना होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन यदि हो जाए तो प्रोटेस्ट का टाइम जो है आपकी स्कोर शीट से लिया जाएगा। इतने बजे मैच शुरू हुआ था और 1 घंटे के अंदर प्रोटेस्ट हुआ या नहीं हुआ, यदि आपने वहां टाइम नोट नहीं कराया तो फिर टेक्निकल कमेटी के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये 1 घंटे के अंदर प्रोटेस्ट आया है या नहीं आया। इसलिए आपके पास जो भी स्कोरिंग के, असिस्टेंट स्कोरिंग के डू और डाई चार्ट हैं, आपको हर कॉलम को फिलअप करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये चार्ट्स बनाए हैं बहुत कुछ सोच समझ के बनाए हैं, बहुत चीजों को सोच समझ कर बनाए हैं, और सुझाव के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी हो जाएंगे। इसलिए पूरे चार्ट भरे हुए होने चाहिए। रेड चाहे ए साइड में हो चाहे बी साइड में हो, चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो। अंपायर की तो मैंने ड्यूटी बता दी, क्लोज सर्कल में जो है उसको ज्यादा इनिशिएट करना चाहिए, बट रेफरी को हर सिचुएशन के लिए पैनी नजर रखनी पड़ेगी, और पैनी नजर रखनी चाहिए, ताकि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो घंटों तो मिलता नहीं है, 1-2 सेकंड 10 सेकंड मिलता है, और मिनिमम टाइम लेना चाहिए तीनों को, दोनों एम्पायर और रेफरी को बात करने के लिए। मिनिमम टाइम में जो मैक्सिमम डिस्कशन हम कर सकते हैं और जो बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम होगा, वो हमें डिसीजन देना चाहिए। और हमारे रेफरी क्लोज कांटेक्ट में होंगे, हाई कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे से बात करने का तरीका उनका होगा, आपस में रिलेशन अच्छे होंगे, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तभी इतना जल्दी हो सकता है। नहीं तो एक अंपायर कहेगा दो देना है दे दो, तो ये कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन नहीं हुआ, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए। जो आपके इंटरपोरल रिलेशंस हैं वो आप अपना घर छोड़ के आइए या अपने रूम में छोड़ के आइए, ग्राउंड में आपको कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन करना ही होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे अंपायर, रेफरी, टेक्निकल ऑफिशियल नहीं है। अनाउंसमेंट द सब्स्टिट्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लेयर्स भी रेफरी का काम है। आजकल आपने प्रो कबड्डी में देखा होगा, वो अंपायर 2 की साइड से चेंज होता है, सब्स्टिट्यूशन आते हैं तो वो ही कर देता है। वैसे जो हमारी नेशनल्स में रेफरी की जिम्मेवारी होती है, जर्सी नंबर सो एंड सो आउट, सो एंड सो इन। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ये कहीं रूल में नहीं लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। हमको सब्स्टिट्यूशन करते हुए प्लेयर्स को आउट पहले करना चाहिए, इन बाद में। इसका एक रीजन है। इंटरनेशनल लेवल पर एक बार जग हंसाई हो चुकी है किसी टीम की, उन्होंने इन पहले कर दिया, और इन पहले करने से पहले वो लाइव टेलीकास्ट में भी चला गया, और आउट जब तक नहीं हुआ, कैमरे की फोटो भी हो गई। अब देखिए 9 प्लेयर, एक टीम के कोच ने 9 प्लेयरों को खिलाया। तो ऐसी स्थिति ना हो। हालांकि 1 सेकंड फालतू भी लग सकता है कि किसी को नहीं पता चला कि भाई पीछे है, आधा कदम पीछे है, 2 सेकंड लग गया अंदर जाने में, कोई आफत नहीं आई। लेकिन 9 प्लेयर, टाइम भी दिखा दिया, इतने टाइम पर 9 प्लेयर थे। इस स्थिति से बचने के लिए पहले सब्स्टिट्यूट करते हुए प्लेयर को आउट कीजिए, उसके बाद इन कीजिए।
ताकि जितने सिचुएशन जितने उस समय प्लेयर होने चाहिए उतने ही होंगे। फिर हाफ टाइम। हाफ टाइम में रेफरी का काम है, रेफरी विसल बजाएगा, हाफ टाइम डिक्लेयर करेगा। सेकंड हाफ स्टार्ट भी रेफरी करेगा, विसल बजाकर करेगा। और उस समय भी लाइन एम्पायर असिस्टेंट स्कोरर से कंफर्म कर लेगा अब जितने प्लेयर एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ थे उतने ही हैं या कोई चेंज हुआ है, क्योंकि हाफ टाइम में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो रेफरी की नॉलेज में होना चाहिए कौन कौन सी टीम के कितने सब्स्टिट्यूट हुए हैं, क्योंकि वो हम अनऑफिशियली नोट करते हैं कौन कौन से प्लेयर चेंज हुए, ऑफिशियली नोट करते हैं, लेकिन वो टोटल सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं किए जाते, लेकिन प्लेयर की जर्सी नंबर नोट की जाती है। तो रेफरी को सेकंड हाफ का मैच स्टार्ट करने से पहले भी ये सब को इंश्योर करना चाहिए अब प्लेयर्स इन ऑर्डर हैं। और स्कोर जो था वो भी चेक कर लेना चाहिए स्कोरर का भी, अब उसमें कोई चेंज तो नहीं किया है गलती से। उसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण है, इंजरी, ऑफिशियल टाइम आउट। ऑफिशियल टाइम आउट का कोई भी फिक्स नहीं है। जैसा हमारा टीम का फिक्स है, 2 फर्स्ट हाफ में एक कोच को मिलेंगे, 2 सेकंड हाफ में मिलेंगे, इसलिए ऑफिशियल टाइम आउट फर्स्ट हाफ में 3 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ना भी हो। ये रीलाइनिंग के लिए भी हो सकता है। हमारा 30 सेकंड टाइम की मशीन सपोज बंद हो गई है, उसको चेंज करने के लिए भी हो सकता है। किसी प्लेयर को इंजरी हो गई उसके लिए भी हो सकता है। ग्राउंड का टेप खराब हो गया उसके लिए भी हो सकता है। कई बार अनपैरेलल्ड लेवल होता है, उसमें मैट की आपस की ग्रिप निकल जाती है, उसको करने के लिए भी हो सकता है। और उसका टाइम भी फिक्स नहीं है, अब 30 सेकंड हो या 60 सेकंड हो या 2 मिनट भी हो सकता है। तो ऐसी ये भी रेफरी ही देगा, इसका सिग्नल भी वही देगा। लास्ट के जब 5 मिनट होंगे, रेफरी के पास स्टॉप वॉच होती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं भी हो तो हमारा जो टेक्निकल टेबल पर स्टाफ बैठा हुआ है, रेफरी को पहले से चाहिए, मैच स्टार्ट से पहले चाहिए, किसी एक को बता दे, अगर आप मुझे सिग्नल दे देना जब लास्ट 5 मिनट रह जाए। वो मेन स्कोरर भी हो सकता है, डू और डाई चार्ट वाला भी, कोई भी, किसी को भी कह सकते हैं। और लेकिन उस समय तीनों ना चिल्लाएं, जिसको इंडिकेट रेफरी ने किया है वो ही करे। अगर लास्ट 5 मिनट बची, लास्ट 5 मिनट डिक्लेयर करेगा रेफरी, दोनों टीमों को बताएगा और दोनों टीमों का स्कोर भी बताएगा। उसके बाद हर 1 मिनट कम होती जाएंगी, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, लेकिन स्कोर हर मिनट पे बताना जरूरी नहीं है। लास्ट की 5 मिनट में ही एक बार स्कोर बताया जाएगा। और 1 मिनट समाप्त होने के बाद यदि मैच समाप्त होने वाला है और रेडर ने रेड स्टार्ट कर दी और मैच स्टार्ट खत्म हो गया टाइम, तो रेफरी वेट करेगा जब तक वो रेड खत्म नहीं हो जाती, जब तक मैच चलता रहेगा, भले ही मैच का टाइम खत्म हुए 20 सेकंड हो जाए। लास्ट फर्स्ट हाफ की लास्ट रेड कंप्लीट कराई जाएगी, लास्ट मैच जब खत्म हो रहा होगा तो वो लास्ट रेड भी कंप्लीट कराई जाएगी। उसके बाद रेफरी, अंपायर टेक्निकल टेबल पर खड़े होंगे, जिस जिसको जो सीट मिली है वो कंप्लीट करेगा। रेफरी उनको बिना चेक करे साइन नहीं करेगा। असिस्टेंट स्कोरर, डू और डाई चार्ट, स्कोर, मेन स्कोरर, इनके सभी की सीटें टैली करेंगे। असिस्टेंट स्कोरर अपने इनिशियल करेगा, मेन स्कोर सीट पे अंपायर भी करेगा। और ये भी कई बार क्या देखा गया है कि अंपायर ने लास्ट विसल बजाई, सबसे पहले स्कोरर ने टोटल भी नहीं किया, वो कहता है यार इधर दे मैं चलूं, और ऐसे सिग्नल साइन करते हैं जिसका पता ही नहीं चलता। आप प्रॉपर सिग्नल करिए, साइन प्रॉपर साइन करिए, उसके नीचे नाम लिखिए, और जब तक रेफरी संतुष्ट ना हो और कहने के जाने के लिए ना कहे, कोई भी टेक्निकल ऑफिशियल वहां से हिलेगा नहीं, अनलेस आपके
चेयरमैन रेफरी बोर्ड या जो रेफरी बोर्ड की सीट है वहां से अनाउंसमेंट ना हो जाए कि भाई ये आदमी वहां चला जाए, मैच की भी वेट कर रही है, जब तक रेफरी ना कहे नहीं जाएंगे आप। ये थी ड्यूटीज ऑफ रेफरी। उसके बाद आते हैं एम्पायर। एम्पायर का काम है, मैंने जैसे पहले बताया, मैच शुरू होने से पहले प्लेयर्स की ऑयलिंग चेक करना, उनकी जर्सी चेक करना, उनको प्रॉपर किट में है या नहीं है, ये रेफरी की मदद करेंगे। और असिस्टेंट स्कोरर या स्कोरर लाइन एम्पायर जो है उनकी हेल्प करेंगे ग्राउंड में, ये सिर्फ जाके खड़े नहीं होंगे, ये भी अपने दूसरे स्टाफ की हेल्प करेंगे। मैच स्टार्ट होने के बाद हर अल्टरनेट रेड को वो चेक करते रहेंगे, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी पॉइंट्स होंगे वो डिक्लेयर करेंगे। मैच शुरू होने से आखिर तक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ स्कोरिंग करवाएंगे, स्कोरिंग का सिग्नल देंगे, सिग्नल प्रॉम्प्ट एंड फर्म होगा, ये एम्पायर का काम है। और जैसा कि मैंने बताया, जब तक फाइनल स्कोर की टैली ना हो जाए अपने सिग्नल साइन करके भागने की जल्दी ना करें, ये भी आपकी ड्यूटी में ही आता है। या अनलेस कोई ऐसा काम हो, अगर भाई आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है या कुछ और करना है या दूसरे मैच में जाना है, तो रेफरी को इंटीमेट करके वो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको खड़ा ही होना पड़ेगा, बट उस समय सुप्रीम रेफरी है, उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप जा रहे हैं, वो आपको रोकेंगे नहीं, आपको जाने देंगे, बट आपको उनको इंटीमेट करना ही होगा। ये अंपायर की ड्यूटी थी। फिर स्कोरर आता है। स्कोरर के टेक्निकल काम कई है। ओहो, थोड़ा ज्यादा हो गया भाई टाइम। अरे क्या नाम है, फिनिश अभी ज्यादा नहीं है, खाली स्कोरर और असिस्टेंट स्कोरर का रह गया है। कंटिन्यू करें क्या? भारत जी, भारत तमारकर, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थम्स अप करें, थोड़ा 2 मिनट 2-3 मिनट और लगेंगी। थम्स अप करिए प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्कोरर की ड्यूटी, जो स्कोर का फॉर्म है, स्कोर शीट मिली है उसको, इन ऑल रिस्पेक्ट मैच स्टार्ट होने से पहले कौन सी टीमें हैं, क्या उनके सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्या फर्स्ट 7 है, किस किस का मैच है, कितने बजे का टाइम है, जितने ऊपर कॉलम हैं वो हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट होने चाहिए। अटेंटिव होना चाहिए स्कोरर को, अगर रेफरी या अंपायर ने क्या स्कोर दिया। फर्स्ट हाफ का टोटल स्कोर, कितने बोनस, कितने टेक्निकल पॉइंट, कितने आउट्स, टोटल कितना, ग्रैंड टोटल कितना, दोनों टीमों का बताना रेफरी को। और हाफ टाइम में दोनों असिस्टेंट स्कोरर के साथ भी अपना स्कोर टैली करना, ये अंपायर स्कोरर का काम। सेकंड हाफ में भी एज इट इज करना है, वो मैंने बता दिया। फाइनल करने के बाद उसको बताना है, हर सब्स्टिट्यूट प्लेयर के जर्सी नंबर लिखने हैं, कौन इन हुआ कौन आउट हुआ, ये भी स्कोरर का काम है। लास्ट 5 मिनट बचेंगे, स्कोरर ही रेफरी को बता देगा, क्योंकि और किसी के पास स्कोर नहीं है। सर लास्ट 5 मिनट बचे हैं, होने वाले हैं, और ये टीमों का, दोनों टीमों का ये स्कोर है, ये भी स्कोरर का काम है। दोनों टीमों का स्कोर टैली करना, उसको फाइनल करके मैच का डिसीजन रेफरी को बता देना। स्वयं डिस्चार्ज वो ना करे डिक्लेयर, रेफरी को ही करना होता है, क्योंकि उस मैच में कम से कम वो सुप्रीम, ये मेन काम इसके हैं। लाइन एम्पायर का कोई काम नहीं है मेन, लेकिन उसका एंड लाइन देखना, सब्स्टिट्यूट के लिए कोऑर्डिनेट करना, असिस्टेंट स्कोरर की मदद करना, यदि 3 प्लेयर आउट हुए हैं तो नंबर 1 पे कौन, 2 पे कौन, 3 पे कौन, ये हेल्प करेगा असिस्टेंट स्कोरर की। और उस जिस सीरीज में वो आउट हुए थे, उसी सीरीज में इन करने के लिए भी यदि 3 पॉइंट फिर दोबारा इकट्ठे आ गए तो उसी सीरीज में अंदर आए जिस सीरीज में बाहर गए। असिस्टेंट स्कोरर का भी वो अपनी एक टीम का रिकॉर्ड रखेगा, उसको प्लेयर्स के नाम, नंबर, सॉरी उसमें नंबर का कॉलम है, नाम का नहीं है, प्लेयर्स के नंबर, फर्स्ट 7 के, सब्स्टिट्यूट के, सब्स्टिट्यूट कब कब हुए,
कौन कौन हुए, किसके वाइस कौन हुआ, ये सब करना है। लास्ट में अपना पूरा फाइनल स्कोर करने के बाद, टैली करने के बाद, रेफरी और स्कोरर के साथ टैली करना है। उसके बाद आता है हमारा डू और डाई चार्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी मैच के लिए। आजकल तो प्लेयर काउंट करते हैं, हमारे अनाउंसमेंट से पहले प्लेयर बोल देता है रेडर को, अगर आपकी बार अगली रेड तुम जाना, डू और डाई है। तो वो ध्यान रखना है। यदि हम कोई चूक कर जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या दूसरा मैच देखने लग जाते हैं या अटेंटिव नहीं होते हैं, तो इसमें गलती होने के चांसेस हैं। और इसमें एक बार गलती हो गई तो पक्का झगड़ा होगा इसमें, क्योंकि यदि हम दोबारा रिलीज चेक करेंगे तो हमारी गलती निकल जाएगी इसमें। तो शर्मिंदा होने की बजाय अटेंटिव रहना चाहिए। उसके अलावा एक आता है हमारा 30 सेकेंड टाइम टेक्निकल ऑफिशियल। जैसे ही रेडर का स्टेप इन हो वैसे ही बजर ऑन होना चाहिए, जैसे ही रेड खत्म हो ऑफ होना चाहिए। इसमें भी अटेंटिवनेस की बात आती है। यदि हम दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं, रेड खत्म हो गई, कई बार तो 5 सेकंड फालतू हो जाते हैं, तब बजर दबाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेन मेन जो है आज का हो चुका है, और लाइन अंपायर ये सब हो गया। अभी हमारे जो कोच साहब हैं शायद लाइन पे होंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, वो पक्का लाइन पर आ गए होंगे। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, कोच साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज टेक चार्ज। राजकरण साहब, सर थैंक यू सर, राजकरण थैंक यू साहब, वेरी मच सर। दिस इज थैंक प्रवीण यू। सर प्रवीण का हाँ कंपनी। हाँ हाँ, प्रवीण जी। सर सर थैंक यू My सर। topic, my topic is over, but I have taken some more time there. I think they are tired now. सर नो You प्रॉब्लम please सर, नो take, प्रॉब्लम, नो इश्यू सर, एक्चुअली इट वाज गुड सेशन सर। please take over. थैंक यू वेरी Yes, please मच take over. सर, थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much. Thank you all of you. Thank you very much. ओके, once again गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे मिलता है, थैंक यू। जय।